रंजीत, आखिर कब तक हम इस मकान में सड़ते रहेंगे? हर बार तुम यही कहते हो, अब लेंगे नया मकान, तब लेंगे नया मकान। तुम जानते नहीं हो अंजलि, शहर के बीचों बीच मकान है अपना, और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बड़ी बात है। और बस थोड़ा पुराना ही तो हुआ है। यहाँ हर सुख सुविधा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जंगल के बीचों बीच नया मकान बना देता हूँ। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो हमें पड़ता है ना, जो सारा दिन इस छोटे से मकान और तंग गलियों में दम घोट घोट कर जीते हैं। और क्या फायदा ऐसी सुख सुविधा का जहाँ हमारा दम घुटता हो। अपनी पत्नी के कहने पर रंजीत प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है, जो उन्हें नदी के उस पार एक प्लॉट दिखाता है। अरे ये नाज पीटा डीलर कहाँ ले आया हमें? अब क्या नदी में चप्पू चलाकर उसूर जाएंगे हम? अरे ऐसी लोकेशन ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती, होटल वाले जल्दी से लपक लेते हैं। अरे इतनी खुली जगह पर सांस लेने में भी कितना अच्छा लगेगा आपको, रिश्तेदारों में खूब नाम हो जाएगा आपका। देखो ना रंजीत, घर के आगे नदी बह रही है। जब 2 मंजिला मकान बनाएंगे ना तो सबके यहाँ पर्सनल कमरे होंगे, और जब बालकनी में खड़े होंगे ना तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ भाई साहब, अब मत सोचिए और ले डालिए। अब डीलर और पत्नी के कहने पर रंजीत अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो प्लॉट ले लेता है और शहर के बीचों बीच बने अपने घर को किराए पर दे देता है। फिर कुछ महीनों बाद, अरे आप तो ऑफिस जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? अरे बोट पर लोगों की भीड़ हुई पड़ी है, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो अब दूसरे रास्ते से चले जाओ। तब तो मैं आधे दिन के बाद ऑफिस पहुंचूंगा, अब आज रहने देता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, और कल सुबह टाइम से उठ जाना तो शायद आपका बोट में नंबर आ जाए। अब दिन में जाकर आप सब्जी ले आइएगा। रंजीत कुछ घंटे बाद बोट में बैठकर सब्जी लेने चला जाता है और कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर घर लौटता है। अरे इतनी सारी सब्जियां? नदी के पास सब्जी मंडी का व्यापार खोलने का इरादा है क्या आपका? अरे मेरी माँ रोज कुश्ती लड़कर नाव में बैठकर बाजार से सब्जियां लाना मेरे बस की बात नहीं है। 2 हफ्ते की सब्जियां एक साथ ले आया हूँ, अब 15 दिन तक बिल्कुल सब्जी लाने के लिए नहीं कहना। फिर 2 दिन बाद, हाय रे मर गई, आग लगे इस नदी को। क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हुआ क्या, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए घर से टहलने निकली थी तो पूरी गली में नदी का पानी भरा हुआ था। हाय लगता है मेरी हड्डी चटक गई। हाय रे मर गई। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन माँ जी यहाँ कौन सा डॉक्टर आएगा? इसके लिए तो हमें नदी पार करके जाना होगा। ऐसी जगह लाकर बसाया है तुम कमबख्त होने की यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। आप अंदर चलिए, मैं आपकी मालिश करके गर्म पट्टी बांध देती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो भी हुआ है ना, सब तेरे कारण ही हुआ है। ना तो तू उस घर में सीलन की बदबू की शिकायत करती, ना तू घर छोटा है की रट लगाए रखती। माँ जी अब सारा इल्जाम मुझे अकेली पर ही क्यों डाल देती हैं? ये घर लेने का अकेला फैसला मेरा तो नहीं था ना। देख तू अब मेरा दिमाग खराब मत कर और मेरे बेटे को फोन कर, अब वही ले जाएगा मुझे। रंजीत जल्दी से घर आकर अपनी माँ को जैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और नदी का पानी अब और भी बढ़ जाता है। अरे बेटा, ये नदी का पानी बाहर आ गया है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। माँ बरसात में तो शहरों के गड्ढे भी पानी से भर जाते हैं, और फिर ये तो नदी का किनारा है, तो कुछ दिन तो कीचड़ रहेगी। अब घर के बाहर कीचड़ होने से वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। फिर कुछ दिन बाद उनकी बेटी रूही कमरे में खेल रही होती है कि तभी नदी किनारे से एक सांप उनकी खिड़की से होता हुआ घर में घुस आता है, जिसे देख रूही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आ मम्मी सांप सांप। वो सभी दौड़कर उस कमरे में आते हैं। रणविजय जैसे तैसे उस सांप को बाहर फेंकता है। हाय मेरी बच्ची, ये ना जाने कहाँ आकर फंस गए हम। तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और बाहर नदी किनारे की मिट्टी उनके घर के अंदर आने लगती है। हे राम, ये कहाँ आकर फंस गए हम? हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं न की जी? अरे तो घबरा क्यों रही हो? हमने शहर वाला मकान बेचा थोड़ी ना, किराए पर ही दिया। इसको बेचकर वापस वहीं चले जाएंगे। 3 दिन बाद अचानक नदी का पानी काफी बढ़ जाता है। खबर में दिखाया जाता है कि पड़ोसी राज्य ने बांध का पानी छोड़ा है और निचले इलाकों और नदी किनारे बसे घरों का बाढ़ में डूबने का घर है। फिर उनके घर एक नोटिस आता है। क्या लिखा है इसमें? माँ इसमें लिखा है कि हमें जल्दी से घर खाली करना होगा, और अगर ये घर खाली नहीं किया तो पड़ोसी राज्य से छोड़े गए इस पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और घर तक डूबने का भी डर है। और अगर ये घर डूब गया और किसी की जान चली गई तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? इतने पैसे लगाए हैं इसे बनाने में। माँ भी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जान रहेगी तो ही रह पाएंगे ना इस घर में। चलो हम सब अपने शहर वाले घर में ही वापस चलते हैं। हमारा राज नहीं चल रहा मैडम, पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर साल भर से पहले घर खाली करवाया ना किराएदारों से तो 1 साल का किराया हमें उनको देना पड़ेगा। अब जब तक टाइम पूरा नहीं होता हमें किराए पर ही कहीं और रहना होगा।
अब वो किराए के घर में चले जाते हैं जहाँ हर वक्त मकान मालिक की कुड़कुड़बाजी रहती है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर कुछ महीने बिताते हैं, फिर साल पूरा होते ही अपने शहर वाले घर में वापस लौट आते हैं। माँ जी, हमें अपना घर किराएदारों से वापस तो मिल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने इसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब कर दी? अब तो कितनी स्मेल और घुटन हो रही है ना यहाँ। चुप कर तू, एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो। अब जो है जैसा है हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है अब, और यही मेरा आखिरी फैसला है। अपने पति के आगे अब अंजलि भी कुछ नहीं कह पाती और खुशी खुशी अब वहीं रहने लगती है। ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद न रहे। ऐसी ही ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर। बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर? कहाँ है चोर माँ जी? जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सो जा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय, हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत हैं। अरे, आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना, जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर। आप तो जानते ही हो, शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा, जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है, कहिए आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहां सरोज आ जाती है। अरे, ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूं, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस
खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी, चलिए सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का। जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू, अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर, आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी। कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे न शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में। आज तक पहनी नहीं ना। अब ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू, देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू तू ना सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है।